हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे विद्यापति के बारे में। विद्यापति की काव्य भाषा पर विचार कीजिए। प्रश्न इस तरह आ सकता है, या विद्यापति की काव्यगत विशेषता क्या है। तो विद्यापति 1352 से 1448 मैथिली और संस्कृत कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजपुरोहित थे। वह शिव के भक्त थे। विद्यापति क्या थे? शिव के भक्त थे। विद्यापति शिव के भक्त भी थे, लेकिन उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे। विद्यापति क्या थे? शिव भक्त थे, साथ साथ तो लेखक, दरबारी, राजपुरोहित भी थे, और वो प्रेम गीत और भक्त वैष्णव गीत भी लिखे। उन्हें मैथिल कवि कोकिला, मैथिली के कवि कोयल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? विद्यापति। कोकिल मतलब मैथिली के कवि कोयल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति का प्रभाव केवल मैथिली और संस्कृत साहित्य तक ही सीमित नहीं था। विद्यापति का जो प्रभाव था वो केवल खाली मैथिली और संस्कृत साहित्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अन्य पूर्वी भारतीय साहित्यिक परंपराओं तक भी था। विद्यापति के समय की भाषा प्राकृत देर से व्युत्पन्न अवभट पूर्वी भाषाओं जैसे मैथिली और भोजपुरी के शुरुआती संस्करणों में परिवर्तित होना शुरू हो गया था। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ विद्यापति जो हैं वो भारतीय साहित्य की जो श्रृंगार परंपरा है के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके काव्य में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। विद्यापति काव्य में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का जो दर्शन है वो किया जा सकता है। मैथिल कोकिल विद्यापति संस्कृत, अवहट और हिंदी के महान रचनाकार हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति संस्कृत, अवहट और हिंदी के महान रचनाकार हैं। बंगला वाले भी उन्हें ब्रजबुली अर्थात बंगला भाषा के रचनाकार मानते हैं। उनकी भाषा शैली विद्यापति ना कीर्तलता की भाषा अवहट और पदावली की भाषा जो है वो मैथिली है। विद्यापति की 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं: कीर्तलता, कीर्तपताका और पदावली। कौन कौन सी? विद्यापति की 3 रचनाएं जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। विद्यापति की 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, तो 3 रचनाएं जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। पदावली के कारण ही विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि मिली। किसके कारण? पदावली के कारण ही विद्यापति को क्या मिला है? मैथिल कोकिल की उपाधि मिली है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट, ये 1 लाइन क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से कि किसने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। तो बच्चन सिंह ने विद्यापति को कहा है जातीय कवि कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। मैथिल कोकिल विद्यापति के ग्रंथों के विषय वैविध्य को देखते हुए स्वीकार करना पड़ता है कि वह सर्वोत्मुख प्रतिभा के कवि थे। इन्हें अनेक विषयों का अच्छा ज्ञान था। विद्यापति को अनेक विषयों यानी सभी प्रकार के विषयों का अच्छा ज्ञान था। वस्तुतः विद्यापति केवल कवि ही नहीं बल्कि एक साथ कवि, लेखक, शिक्षक, कथाकार, इतिहासकार तथा विधि निर्माता भी थे। विद्यापति केवल एक कवि ही नहीं थे बल्कि एक साथ कवि, लेखक, शिक्षक और कथाकार, इतिहासकार तथा विधि निर्माता भी थे। विद्यापति का काव्य हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर। विद्यापति के जितने भी काव्य हैं वो सब क्या हैं? हिंदी साहित्य की एक अनमोल धरोहर हैं। उनके पद हिंदी गीत काव्य के श्रृंगार हैं, जिनमें जनजीवन का स्वच्छंद हास विलास, प्रेमी हृदयों का सुमधुर प्रेमालाप, जनजीवन के प्रेम विहल सुमधुर संगीत की उल्लासमय ध्वनि विद्यमान है। विद्यापति की पदावली में वस्तु वर्णन की विविधता के दर्शन होते हैं। इनका अधिकांश भाग तो श्रृंगार एवं प्रेम से परिपूर्ण पदों से भरा है, जिनमें आंतरिक जगत की अपेक्षा बाह्य जगत का भी चित्रण अधिक हुआ है। किंतु
किंतु कुछ भाग ऐसे पदों से भी परिपूर्ण हैं जिनमें भक्ति, शौर्य एवं वीरत्व के गीत के साथ साथ तत्कालीन समाज की मनोवृत्ति का चित्रण भी किया गया है। श्रृंगार काव्य में श्रृंगार के संयोग पक्ष से प्रभावित होकर विद्यापति ने संयोग पक्ष का अत्यंत मादक मनमोहक वर्णन किया है, जिसमें कहीं रति क्रीड़ा की आनंदमयी छवि है तो कहीं स्पर्श सुखी संयोग काल के से संबंधित विविध व्यापारों, विभिन्न चेष्टाओं, अनेकानेक हाव भावों, अगणित काम क्रीड़ाओं आदि का उल्लेख अपने गीतों में किया है। कवि ने कामशास्त्र के आधार पर मान एवं मान यंत्र संबंधी पद भी लिखे हैं। इन पदों में नायिका सखी से मान करने की शिक्षा लेकर नायक के सम्मुख मान करती है और शपथ दिलाने पर भी अपना मान नहीं छोड़ती है। नायक की सखियां इसे हर तरह से समझाती हैं और प्रियतम से मिलने तक प्रिय की मनोव्यथा दूर करने की सलाह देती हैं, फिर भी नायक अपना मान नहीं छोड़ती है। एक पंक्ति देखिए दिया हुआ है, कैतुल कोतुल कमल नाल शयन तोरल करें चाहत औतन से रोष कोष से मधुकर ओझल तेही अधर करू दन से। संयोग एवं वियोग दोनों के दो पहलू होते हैं। संयोग एवं वियोग जीवन के दो पहलू होते हैं। क्या है? संयोग और वियोग जीवन के दो पहलू होते हैं। दोनों से जीवन पूर्ण होता है। संयोग यदि उल्लासमय प्रभात है तो वियोग विषादमयी संध्या है। संयोग यदि हास है तो वियोग अश्रु है। संयोग यदि बसंत है, संयोग क्या है? यदि बसंत है तो वियोग अग्नि की तप्त लपट है। जिस तरह संध्या से प्रभात की अश्रु से हास का पतझड़ से संयोग का महत्व ज्ञात होता है, शास्त्रीय दृष्टि से विराह विप्रलभ श्रृंगार के अंतर्गत सात दृष्टि से विराह प्रलभ श्रृंगार के अंतर्गत आता है। साहित्य शास्त्र से विराह के चार भेद बताए गए हैं, पूर्व राग, मान, प्रवास और करुण। विद्यापति ने इन चारों भेदों में केवल मान और प्रवास का ही वर्णन किया है। इसमें भी प्रवास संबंधी विराह अधिक मार्मिक है। शास्त्रीय दृष्टि से विराह विप्रलभ श्रृंगार के अंतर्गत आता है। साहित्य शास्त्र से विराह के चार भेद बताए गए हैं, पूर्व राग, मान, प्रवास और करुण। विद्यापति ने इन चारों भेदों में केवल मान और प्रवास का ही वर्णन किया है। विद्यापति ने जो श्रृंगार के चार भेद बताए गए हैं उसमें से केवल मान और प्रवास का ही वर्णन किया है। इसमें भी प्रवास संबंधी विराह अधिक मार्मिक है। विद्यापति की नायिका अपने प्रियतम को परदेश जाने से रोकती है। हे माधव, देखो किंतु फिर भी नायक कृष्ण उसे रात में अकेला सोता हुआ छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। विद्यापति ने हिंदी में जिस गीत काव्य धारा को प्रवाहित किया है वह भारत की एक सुदीर्घ गीत काव्य परंपरा से संबंध रखती है। गीत काव्य में परंपरा वैदिक युग से ही विकसित हुई है। गीत काव्य में जो परंपरा है वो कहाँ से विकसित हुई है? वैदिक युग से विकसित हुई है। वैदिक युग का सामवेद इस गीत काव्य का मूल स्रोत है। सामवेद की संगीतमयी ऋचाओं के उपरांत बौद्धों की एरी गाथाओं में गीत काव्य की झांकी मिल जाती है, परंतु इसके उपरांत जिस लौकिक संस्कृत के काव्य का विकास मिलता है उसमें यह गीत काव्य धारा अत्यधिक विकसित दिखाई देती है। कालिदास के ऋतु संहार और मेघदूत में इसका पूर्ण विकास दिखाई देता है। संस्कृत के गीत काव्य का चरमोत्कर्ष एवं
चरमोत्कर्ष एवं परिवारसान गीत गोविंद में ही दृष्टिगोचर होता है। इसका प्रत्येक पद मधुर राग की स्वर लहरी से अपलावित है। इसका प्रत्येक पद मधुर राग की स्वर लहरी से आपल्वित है। इसकी कोमलकांत पदावली सरस एवं सरल विन्यास तथा इसकी मधुर एवं मनमोहक भाव व्यंजना ने ही हिंदी के गीत काव्य को प्रेरणा प्रदान की है। अब हम देखेंगे एक प्राकृतिक चित्रण विद्यापति का। प्राकृत मानव की चिर सहचरी है। मानव के संपूर्ण सुख दुख, आशा निराशा, उल्लास आनंद उल्लास आदि में प्राकृति का बड़ा हाथ है। विद्यापति के पदों में प्राकृतिक चित्रण आलंबन एवं उद्दीपन दोनों रूपों में मिलता है। आलंबन रूप में प्रकृति की मनोरम झांकी अंकित करते हुए विद्यापति ने बसंत का चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है। बसंत वर्णन के अंतर्गत कवि ने ऋतुराज के जन्म से लेकर उसके यौवन तक का उल्लेख बड़ी ही सजीवता एवं कुशलता के साथ किया है। एक पंक्ति दी जा रही है, उसको देखिए। बसंत रूपी बालक जो होते हैं, बसंत रूपी बालक के जन्म लेते ही स्वाभाविक है कि जन्मोत्सव मनाया जाए, जिससे युवतियाँ प्रफुल्लित मन से नाचती हैं, जिसमें युवतियाँ जो होती हैं प्रफुल्लित मन से नाचती हैं, मंगल गान होते हैं और मानवती स्त्रियाँ भी मान से अलंकार का वर्णन हुआ है। अलंकार विधान देखेंगे। विद्यापति की पदावली में सादृश्य मूलक अलंकारों का ही प्रधान है और ये सभी अलंकार भावों की विशद अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं, केवल भाषा की सजावट के लिए नहीं आए हैं। इसमें कवि का भाव सौंदर्य मुखरित हुआ है, भावों की तरंगें प्रवाहित हुई हैं और कल्पना का मधुर स्वर गुंजायमान हुआ है। विद्यापति ने बड़ी ही सुंदर एवं सजीव उपमाओं द्वारा दृश्य विधान किए हैं, जैसे एक बालिका तथा नवयुवती के क्रमशः विकसित अरोजों की स्थिति को कवि ने उपमा द्वारा कितनी सजीवता से स्पष्ट किया। विद्यापति की अलंकार योजना निसंदेह विद्यापति की अलंकार योजना भावानुकूल है। निसंदेह विद्यापति की अलंकार योजना भावानुकूल है। इसमें विधान की अपूर्ण क्षमता है। भाषा शैली हम देखेंगे इसकी। विद्यापति की पदावली हिंदी और बांग्ला की मध्यवर्ती मैथिली भाषा में लिखी गई है। विद्यापति की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी कोमल कांता पदावली है। इसमें पद विन्यास, इसका शब्द चयन तथा इसकी वर्ण मैत्री सर्वथा अनुपम एवं अद्भुत है। इसमें तत्कालीन लोक भाषा का माधुर्य विधान है। वैसे विद्यापति संस्कृत और अपभ्रंश के विद्वान थे, परंतु अपने पदों की रचना देसी वाणी अर्थात लोक भाषा में ही की। विद्यापति की यह लोक भाषा कोमलता एवं मधुरता के लिए विख्यात है। इनकी भाषा में एक और अर्थ गंभीर की दृष्टि हुई है और दूसरी ओर अत्यधिक मात्रा में उक्त चमत्कार भी उत्पन्न हो गया है, जो मुहावरों एवं लोकोक्तियों के माध्यम से सजीव ही हो गया है। जो मुहावरों एवं लोकोक्तियों के माध्यम से सजीव हो गया है। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।